हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है मनु का जो राज्य की प्रकृति या साप्तांग सिद्धांत है। मनु का मनु स्मृति में राज्य के साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। जो मनु का ये साप्तांग सिद्धांत है, इसके 7 अंग हैं। इसमें जो 7 अंग है, सप्तांग में जैसे आधुनिक राज्य में राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं, उसी तरह मनु ने भी राज्य के 7 आवश्यक तत्व माने हैं। आधुनिक राज्य में हैं जो आवश्यक तत्व हैं वो है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है, जो आधुनिक राज्य के 4 भाग हैं। जबकि मनु ने 7 अंग माने हैं। एक हो गया स्वामी या राजा कहते हैं उसे, दूसरा मात्य, तीसरा पूर्व, चौथा जनपद, पांचवा कोष, छठवां दंड, सातवां मित्र। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया स्वामी। मनु राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करता है। राज्य संप्रभु होगा, उसके अनुसार राज्य के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा राज्य की एकता, अखंडता एवं संप्रभु का प्रतीक होता है। लेकिन मनु का मानना है कि राज्य को प्रशासनिक क्षमता, दायित्व के प्रति अटूट निष्ठा तथा नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। जो मनु ने जो राज्य का जो फर्स्ट आवश्यकता तो माना है वो है स्वामी या राजा। उसने राज्य के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। राजा संप्रभु होगा, उसके अनुसार राज्य के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजा राज्य की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का प्रतीक होता है। लेकिन मनु का मानना है कि राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्व के प्रति अटूट निष्ठा तथा नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरा हो गया, राज्य का दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है अमात्य मंत्री। मनु का विचार है, कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का काम नहीं चल सकता है। अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों के परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य के कार्य को किया जाना चाहिए। जो सेकंड मेन तत्व है वह अमात्य मंत्री है। उसके बाद हो गया पूर्व। पूर्व का अर्थ है किला, परकोटा, दुर्ग या राजधानी। पूर्व का अर्थ होता है किला, परकोटा या दुर्ग या राजधानी। मनु का मन है कि पूर्व पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। जो किला होना चाहिए पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए दुर्ग का निर्माण ऐसे दुर्गम स्थलों पर करना चाहिए जहां शत्रु सेना आक्रमण न कर सके और राज्य सुरक्षित रहे। मनु पूर्व की श्रेणियों का उल्लेख करता है, जिसमें प्रमुख है धन, वन, दुर्ग। धन, वन, वर्ग दुर्ग। दूसरा हो गया जल दुर्ग, तीसरा मनुष्य दुर्ग एवं चौथा हो गया गिरि दुर्ग। इस तरह से मनु राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग के महत्व का प्रतिपादन करता है। तीसरा जो आवश्यक तत्व है ये है पुर है। इसमें पुर को किला, दुर्ग या राजधानी कहता है मनु। मनु का मत है कि जो पुर या दुर्ग या राजधानी है वो पूर्णतः क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए दुर्ग का निर्माण ऐसे दुर्गम स्थानों पर करना चाहिए जहाँ शत्रु सेना आक्रमण न कर सके और सुरक्षित रहे। मनु पूर्व की श्रेणियों का उल्लेख करता है, जिसमें से प्रमुख है। एक तो धन वन दुर्ग वर्ग दुर्ग हो गया, दूसरा हो गया जल दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग। ये है दुर्ग के प्रकार। इस तरह से मनुष्य राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग के महत्व का प्रतिपादन करता है। चौथा हो गया जनपद। जिस प्रकार आधुनिक राज्य के निर्माणक तत्वों में जनसंख्या और निश्चित भूभाग को स्वीकार किया गया है, ठीक उसी प्रकार मनु राज्य और कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। जनपद का जैसे आधुनिक राज्य के निर्माण के तत्वों में जनसंख्या और निश्चित भूभाग को स्वीकार किया गया था, उसी प्रकार मनु राज्य और कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है भूभाग के लिए। उसके बाद हो गया पांचवा कोष। मनु की मानता है कि राज्य के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वो अपनी राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के दायित्व को पूरा कर सकता है। जिसके अभाव में राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसके बाद जो पांचवा तत्व है वो कोष है। मनु की जो मानता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह अपनी प्रजा की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए क्या कर विभिन्न प्रकार के दायित्व को पूरा कर सकता है। कोष को मनु बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट मानता है क्योंकि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के दायित्व को पूरा कर सकता है। इसके अभाव में राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 6 हो गया दंड। दंड का आशय है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। इसका भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। दंड का आशय हो गया, ये तो सेना से हो गया दंड। दंड का आशय है सेना, मतलब शक्ति, राज्य की सुरक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है।
इसका शक्तिशाली होना आवश्यक है, अन्यथा कोई भी शत्रु जब चाहे तब राज्य पर आक्रमण कर सकता है। अथवा राजा के सभी साधन अपनाकर अपनी सेना को साधन संपन्न बनाना चाहिए। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग हैं हस्ती सेना, रथ सेना, अश्वसेना, जल सेना और पैदल सेना। तो उसने सेना को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि अगर ये सेना कमज़ोर होगी तो कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण कर सकता है उस राज्य पे। राजा को कुछ भी अपनाकर क्या करना चाहिए, कुछ भी पद्धति अपनाकर अपनी सेना को साधन संपन्न या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मनु है, उन्होंने अनेक अंगों सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये हो गया हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना। जो छठा तत्व है, सातवां तत्व है राज्य का, वो है मित्र मनु के अनुसार। इससे ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अनेक राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से है मित्र का। मनु सहित प्राचीन भारत के सभी चिंतकों ने इस बात पर बल दिया कि राज्य अपनी रक्षा एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसलिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण क्या होने चाहिए, संबंध होने चाहिए। राज्य में क्या होना चाहिए कि राज्य के अनेक मित्र होने चाहिए, अन्य राज्यों से उसे मित्रता होनी चाहिए, ताकि जिस समय उसे आवश्यकता पड़े वो उससे सहायता ले सके, और इस प्रकार से अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए, ताकि संकट के समय उसकी सहायता कर सके उसके मैत्री राज्य। इस प्रकार मनु का साप्तांग सिद्धांत आधुनिक राज्य के निर्माणक तत्वों के समान ही है। आज जहाँ जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संपूर्णता को राज्य का आवश्यक तत्व माना है, वही मनु साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य की बुनियाद इन तत्वों पर टिकी है। जैसे जो मॉडर्न स्टेट हैं उनके लिए आवश्यक तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता है, उसी प्रकार मनु ने साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य की बुनियाद इन तत्वों पर टिकी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मनु का राज्य की प्रकृति या साप्तांग सिद्धांत के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.